हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि अब एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन रह गए हैं। यू हैव जस्ट 45 डेज अहेड। बस 40 से 50 दिन हैं आपके हाथ में, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में तो एग्जामिनेशंस होंगे ही ना। कोई बात नहीं, अगर आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो हेयर आई एम टू हेल्प यू ऑल। मैं आप सबकी मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं न्यू एज कोचिंग का सीनियर एजुकेटर हूँ। सो हेयर आई एम बैक अगेन विथ न्यू चैप्टर फॉर यू। द चैप्टर्स नेम इज जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और जो बच्चे बिहार बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ज़रा आप ये सोच करके बताओ कि अगर हम जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं तो इंडिया को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, अपने देश भारत को क्या कहते हैं? एक समय में अपने देश को सोने की चिड़िया कहते थे ना। तभी तो अक्सर दूसरे देशों से आकर के लोग जैसे कि वो तैमूर लंग हो गया, चंगेज़ खान हो गए, मुग़लों के आने से पहले और भी मोहम्मद गोरी वगैरह थे, ये सब यहाँ पर आते थे, आक्रमण करके यहाँ से काफ़ी सारा सोना चांदी धन संपत्ति लूट करके ले जाया करते थे। और इसके बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों ने भी तो यही किया। आपको पता होगा कि वो जो कोहिनूर हीरा वो भी तो भारत का ही है, जिसे वो यहाँ से लूट करके ले गए हैं, किसी भी तरीके से ले गए हैं। और आजकल ये इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ उनके सिर के मुकुट में लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे चल कर के फिर से हम लोग अपने देश को फिर से इसको पुराना ग्लोरी, इसका जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसे हम स्वर्णिम भविष्य के तौर पर वापस लाएंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई अपने देश के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था ना जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो हम लोग वापस इस चैप्टर पर आते हैं। जापान का नाम लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों है? राइजिंग सन का मतलब क्या है? राइजिंग सन का मतलब है उगता हुआ सूरज। ठीक है, तो जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूरज जब उगता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले जापान देश में ही दिखाई देता है? ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब सुबह में सूरज उगता है तो सबसे पहले जापान में सूर्योदय होता है, उसके बाद में कहीं और सूर्योदय होता है। और इसी वजह से जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। आप अपने ज्योग्राफी के टीचर से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी कुछ समझाएंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों है। ओके, तो हम लोग पहले वार्मर सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आप सब बच्चों को घूमना पसंद है? घूमना तो सारे लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत घूमना पसंद है। और इसीलिए जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इसमें कहीं किसी देश के बारे में बात होती है, किसी जगह की बात होती है, तो उसके बारे में वो चैप्टर, वो ट्रैवलॉग, वहाँ की यात्रा संस्मरण, ट्रैवलिंग स्टोरी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं जापान के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रैवल्ड टू। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू? तो आप मुझे कुछ जगहों का नाम बता सकते हैं जहाँ पर आपने घूमा है। घूमने का मतलब क्या है कि आप बचपन से जिस जगह पे रह रहे हो, जो आपका नेटिव प्लेस है, आपके दादा दादी का, मम्मी पापा का घर, जहाँ पे आप रह रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, उसके अगल बगल के इलाके घूमना। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनकी खाने का तरीका अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। समुद्र के किनारे लोग अलग तरीके से रहते हैं, रेगिस्तान के किनारे लोग अलग तरीके से रहते हैं, पहाड़ों पर लोग अलग तरीके से रहते हैं। सो यू शुड लव ट्रैवलिंग। आपको जब भी मौका मिले ट्रैवलिंग करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, है ना। तो ट्रैवलिंग के बारे में हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे हम अपने देश, दुनिया, जगह के बारे में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलते हैं। एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि अगर आपको जीवन में सीखना है तो किताबें पढ़ना चाहिए, और अगर जीवन में बहुत कुछ सीखना है तो आपको ट्रैवलिंग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे। सो जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन।
इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब ये है कि वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के दृश्य बहुत सारे हैं। और जापान को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक सुंदरता की बात हो रही है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात हो रही है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी, सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। The lovely gardens with their beautiful flowers and lovely fruits enchant the visitors। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं? तो वहाँ पर हैं कि बहुत सारे पर्वत हैं जिन पर बर्फ की चादर बिछी हुई रहती है। अपने देश में भी बर्फीले चादर वाला देश है ना। अपने देश में बर्फीले चादर के पहाड़ हैं कि नहीं हैं? हिमालय पर्वत और उसके आसपास के जो इलाके हैं, शिमला के आसपास के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके हैं, लद्दाख के आसपास के इलाके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देयर आर सो मेनी माउंटेन्स विच आर कवर्ड विथ आइस। और वहाँ पर तो आपको अप्रैल महीनों में भी दिख जाएगा कि वहाँ पर बर्फ़ की चोटियाँ हैं। वो जो पहाड़ हैं, वो जो चोटियाँ हैं, उन पर बर्फ़ लदे हुए हैं। तो ऐसे भी कई सारे पर्वत जापान में हैं जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर झील हैं, झरना हैं, और उनका पानी ऐसे चमकता है जैसे चांदी की तरह से चमकता हो। वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर बगीचे भी हैं जिनमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे फलदार पौधे भी हैं। और ये जो सुंदर बगीचे हैं, फूल हैं, फल से लदे हुए बागान हैं, ये वहाँ के विजिटर्स को बहुत ही आकर्षित करते हैं, उनको अपनी तरफ में खींचते हैं, उनका मन मोह लेते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान, कि जापान इस पृथ्वी पर है कहाँ, ग्लोब पर इसकी पोजीशन क्या है। आपने ग्लोब देखा है? कोई बात नहीं, कभी मैं ग्लोब के बारे में भी एक चैप्टर डिस्कस करूँगा। और आपको अपने स्कूल में अगर प्रिंसिपल के कमरे में अपने साइंस वाले टीचर, ज्योग्राफी सोशल स्टडीज़ के टीचर के कमरे में अगर ग्लोब रखा हो तो आप उसमें देख सकते हो। सो द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स। तो जापान की ज्योग्राफिकल स्थिति कुछ इस तरीके की है कि वहाँ के जो घर होते हैं वो उस तरीके के नहीं होते जैसे हमारे घर होते हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सुना है कि जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है? और अगर किसी जगह पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पर हम सीमेंट का, लोहे का, ईंट का और ईंट गिट्टी वाला इस तरह का भारी वजन वाला मकान नहीं बना सकते। तो अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, दे बिल्ड वुडन हाउसेज विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। हाउ स्ट्रेंज, कितनी विचित्र बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, कि जापानी लोगों का घर हमारे घरों के जैसा नहीं होता। हमारे घर किस चीज़ के बने होते हैं? ईंट के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, लेकिन जापानी लोग इसके घर नहीं बनाते। तो आखिर जापानी लोग घर किस चीज़ का बनाते हैं भाई? दे बिल्ड वुडन हाउसेज, वो लकड़ियों के घर बनाते हैं, और कई बार उसमें वो बहुत मोटा मोटा पेपर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ में वो क्या करते हैं कि दे यूज़ 3 or 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। और उनके घरों में 3-4 शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां भी होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात ध्यान दिया कि उनके घर हमारे घर के इतने मजबूत नहीं होंगे या भारी वजन वाले नहीं होंगे, है ना, लेकिन उनके घर हल्के होंगे। लकड़ियाँ हल्की होती हैं ना, लकड़ियाँ हल्की होती हैं, ग्लास भी हल्का होता है, और पेपर तो बहुत ही हल्का होता है। तो जापानी लोगों के घर लकड़ी से बने होते हैं, पेपर से बने होते हैं, और ग्लास के बने होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि उनका घर हमारे घर की तुलना में हल्का होता है। और हल्का क्यों होना चाहिए? मैंने बताया था ना कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, और भूकंप में भारी भरकम घरों का गिरना, उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हल्के घरों के टूटने फूटने का, गिरने का चांस कम होता है, कम रिस्क होता है। दूसरी बात, अगर ईंटे वाला, चट्टान वाला, पत्थर वाला घर गिरेगा
तो लोगों को नुकसान ज़्यादा होगा, कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी, है ना? और अगर लोगों का ऐसा घर गिरेगा जो कि लकड़ी का बना है, पेपर का बना है, तो वो तो हल्का घर होता है, लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आएगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जापानी लोगों के लकड़ी, कागज़ और ग्लास के जो बने घर होंगे वो इकोनॉमिकल होंगे। अगर भूकंप से घर बार-बार क्रैक होता है, टूट करके गिरता है, तो बार-बार बनाना भी तो होगा, है ना? तो एक ये भी बात है। सो विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। ये भी एक बात है। मैंने अभी-अभी बताया कि जब जापानी लोगों के घर लकड़ी के बने होंगे, पेपर के बने होंगे, तो ऐसे केस में हम लोग अपने घर के अंदर में आग कैसे जला सकते हैं? दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन जापानीज हाउस। तो यही वजह है कि वो लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कम से कम धुआं निकलता है, कम से कम आग का फैलाव होता है। और इसी वजह से ऐसा बड़ा रेयर होता है कि किसी जापानी घर में से आपको धुआं निकलता हुआ दिख जाए। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। आप कुछ जापानी डिशेज का नाम बता सकते हो क्या? यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जापानी को चावल खाना और मछलियाँ खाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है एक सुशी नाम का एक रेसिपी है जो कि मछलियों से बना होता है और ये जापानियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, जापानी लोग जो भी खाना ज़्यादा खाते हैं, वहाँ की जो मुख्य मुख्य रेसिपी का नाम है, इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें या जापान के बारे में एक छोटा सा ऐसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, आप समय निकाल करके देख लेना। So Japanese are also very fond of tea, but their tea has neither milk nor sugar in it. जापानी लोगों को खाने में चावल और मछलियाँ पसंद हैं, इसके अलावा उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक बात है, एक अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है कि हमारे यहाँ की चाय में दूध और चीनी ज़रूर होती है। दूध ना हो तो लोग सोचते हैं कि अरे बिना दूध की चाय दे दिया, और अगर चीनी ना दिया तब तो फिर कई लोग चाय ही नहीं पीते। लेकिन जापानी लोगों की चाय में चीनी या दूध नहीं होता और उन्हें ऐसी ही चाय पसंद है। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज विच इज़ लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाय ए मैन, इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा। तो समझ गए ना, रिक्शा सिर्फ अपने ही देश में, बिहार और बंगाल में ही नहीं दिखता, ये जापान में भी बहुत दिखता है, क्योंकि ये एक हल्की गाड़ी होती है और जापान के लोगों को इस पे सवारी करना बहुत पसंद है। Similarly, they are very fond of carrying in their hands fans made of straw। और इसी तरीके से जापानी लोगों को अपने हाथ में एक छोटा सा पंखा कैरी करना भी बहुत पसंद है। आप लोगों ने कोई फिल्म देखी हो, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, कहीं पर पिक्चर्स देखे हों, तो आप जापानी महिलाओं की तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको उनके हाथ में एक इस तरह का पंखा नज़र आ जाएगा, है ना? द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जापान के लोग सफाई के लिए, साफ सफाई रखने के मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं वो इस चीज़ को लेकर के। नो वन गोज इन टू ए हाउस विद द शूज ऑन, दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आदमी जूते लेकर के अपने घर के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा अपने जूते बाहर रखते हैं और इसी तरीके से वो सड़कों की धूल, बाहर की धूल को अपने घर के अंदर आने से रोकते हैं, बचा लेते हैं। ये अच्छी बात है, हेल्दी प्रैक्टिस है, हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर द बॉयज। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd March इज ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स। ऑन दिस डे even the poorest girl has some doll to play with. They rejoice a lot on this occasion. तो ये तो और भी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने किसी और देश के बारे में नहीं सुना, लेकिन जापान में ऐसा है कि वहाँ पर 2 बड़े इम्पॉर्टेंट त्यौहार हैं और इसको लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं, और दोनों के दोनों, एक महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और दूसरा लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए। तो जो त्यौहार लड़कियों के लिए है उसे कहते हैं फीस्ट ऑफ डॉल्स। डॉल्स समझ रहे हो ना आप लोग? मेरी क्लास में या आप सब जो बच्चे लेक्चर सुन रहे होंगे, तो जो बच्चियां, जो लड़कियां सुन रही होंगे,
उनकी आंखें चमकने लगी होंगी, बिल्कुल डॉल्स का नाम सुनते ही, गुड़ियों के बारे में सुनते ही, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों गुड़ियों से बहुत प्रेम होता है। और हर लड़की एक गुड़िया ही तो होती है, एक राजकुमारी ही तो होती है ना। सो द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज हॉलीडे फॉर गर्ल्स। हर साल 3 मार्च को जापान में त्यौहार मनाते हैं फीस्ट ऑफ डॉल्स, और ये लड़कियों का त्यौहार है। इस दिन सारी लड़कियों को छुट्टी दी जाती है, और इस दिन चाहे कोई गरीब से गरीब लड़की ही क्यों ना हो, उसके पास में भी एक गुड़िया ज़रूर होती है। और इस दिन लड़कियां काफ़ी खुशी मनाती हैं, काफ़ी इंजॉय करती हैं। नाउ व्हाट अबाउट बॉयज़? अब लड़कों के बारे में कौन सा त्यौहार है? सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द कार्प which falls in May is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. तो हो गया ना, लड़कों के लिए भी एक त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है लड़की और लड़कियों के लिए तो जो लड़कों का त्यौहार है उसका नाम है फीस्ट ऑफ द कार्प, और ये हर साल मई महीने में होता है, जिसमें उस दिन लड़कों को छुट्टी दी जाती है, और हर जापानी लड़का अपने हाथ में एक पतंग लेकर के उड़ाता हुआ नज़र आता है। और अक्सर ये जो पतंगें होती हैं, इसका जो शेप होता है ना, वो मछलियों के जैसा होता है, लुक्स लाइक ए फिश। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। मुझे भी याद आ रहा है कि कार्प तो मछलियों का नाम होता है, और कार्प जो है वो बड़ी मजबूत और बड़ी स्ट्रॉन्ग मछली मानी जाती है। मैंने शायद जो नाम सुना है सिल्वर कार्प, ऐसा कुछ होता है। हाँ, वो फिशरमैन्स बेचते रहते हैं ना। So every boy in Japan hopes to grow up as brave and strong as the carp. तो ये जो कार्प मछली है, ये लड़कों के लिए बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि सारे के सारे जापानी लड़के ये उम्मीद रखते हैं, कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि वे एक दिन इसी मछली के जैसा मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। तो ये फीलिंग है इस फेस्टिवल के पीछे, जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द कार्प। अब एक और भी त्यौहार है जो सारे लोग मनाते हैं। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉयस ग्रेटली। तो नए साल का त्यौहार जापान में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, सारे लोग मनाते हैं। और इस दिन वो क्या करते हैं? इस दिन वे लोग अपने दोस्तों के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, और उनके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट प्रेजेंट लेकर के आते हैं, है ना। और रात में वे लोग अपने घरों के पास में रोशनी, जैसे हम लोग रोशनी जलाते हैं ना दिवाली में, उसी तरीके से वे लोग भी अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, और उसमें तरह तरह के रंगीन लैंटर्न। यहाँ पर लैंटर्न का मतलब है कंदील। जैसे हम लोग कंदील जलाते हैं ना दिवाली में, जिसमें हम लोग उसे कोशिश करते हैं कि घर में ऊंची से ऊंची जगह पर उसे टांग दें, बांस पर टांग दें, किसी पतले से पाइप के ऊपर में टांग दें, और उसके अंदर में एक बल्ब जला दें। तो यही कंदील या लैंटर्न है, इसी से सजाते हैं वे लोग अपने घरों को, गलियों को, और काफ़ी खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द चिल्ड्रेन of Japan. Children in Japan are very clean and neatly dressed. They never spit in the room. They always knock before they enter. तो वहाँ के बच्चे तो बड़े प्यारे, बड़े साफ सुथरे और अच्छे से होते हैं भाई। लिखा है कि वे लोग हमेशा अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके तैयार से होते हैं, हमेशा ही वो ड्रेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी पहन लिया, नहीं, जब भी वो दिखेंगे तो वो बड़े साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में दिखेंगे जापान के बच्चे। और वे कभी भी अपने घर के अंदर में थूकते नहीं। तो क्लीनलीनेस वाली बात है ना, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जापानीज सफाई को लेकर के बड़े पर्टिकुलर होते हैं, तो यही बात बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। और वो बड़े डिसिप्लिन भी होते हैं, कभी भी घर में अंदर आने से पहले ऐसे ही दरवाज़ा खोल करके नहीं घुस जाते। दे यूज टू नॉक बिफोर दे इंटर, वो नॉक करते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। They are very soft spoken as they never shout or speak aloud. वहाँ के बच्चे हमेशा अपने गेस्ट का, अतिथियों का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं, और उनके साथ बहुत धीमी आवाज़ में बहुत पोलाइटली बातें करते हैं, ग्रीट करते हैं।
वो हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कभी भी चिल्लाते नहीं, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ नहीं करते। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनीवन। तो ये तो एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि एक तो जापानी लोग बड़े साफ सुथरे होते हैं, दूसरे कि वे सारे के सारे बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। वो कभी भी रूडली किसी के साथ में बातचीत नहीं करते हैं, मतलब वो इटिकेट और मैनर का काफ़ी ख्याल रखते हैं। मैं एक अलग से एक लेक्चर सेशन भी रखूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि बच्चों को इटिकेट और मैनर कैसे फॉलो करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमारे फैमिली की जो कस्टम्स हैं, परंपराएं, संस्कार का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में या घर से बाहर की दुनिया में इटिकेट और मैनर का इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं एक लेक्चर रखूँगा। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. This is because of their cultural training to bear pain with a smiling face. This helps them to grow up into polite and brave men and women. तो ये जापानी लोगों में बड़ी अच्छी सी बात है कि वे कभी भी नहीं चिल्लाते, कभी भी शोर नहीं मचाते, कभी रोते नहीं। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि वो रोते हुए दिखें, चाहे वो गिर जाएं या उन्हें कोई नुकसान हो जाए। और ये जो चीज़ है ना, ये क्यों है? क्योंकि ये उनको एक सांस्कृतिक ट्रेनिंग मिली है, ये उनकी परंपरा में है, ये उनकी विरासत में है जो उनको पूर्वजों से मिली है कि वो दर्द बर्दाश्त करते हैं, चाहे मुश्किल से मुश्किल स्थिति हो तब भी वो मुस्कुराहट के साथ में उसे फेस करते हैं। और इसी की वजह से वो आगे चल कर के जब बड़े होते हैं तो बड़े ही विनम्र होते हैं, बहादुर पुरुष और महिलाओं के रूप में डेवलप होते हैं। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। अब हम बातें कर रहे हैं कि जापान के लोगों का रिलीजन क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उन्हें क्या चीज़ें पसंद हैं, ये सब चीज़ें। तो जैसा कि मैं जानता हूँ और ये बात सही भी है कि जापान में बौद्ध धर्म है। वो सारे के सारे लोग बुद्ध, भगवान बुद्ध जो अपने गौतम बुद्ध हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं, उनकी जो भी उपदेश हैं उसको बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। तो शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। इट टीचेज द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। इसमें जापानियों को ये सिखाया जाता है कि वो सुंदर चीज़ों से कैसे प्यार करें और जो उनके पूर्वज हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना कैसे रखें, आदर की भावना कैसे रखें। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। और यही वजह है कि वो बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, लकड़ियों के, कागज़ के, चमड़े के, सूती कपड़ों के, रेशमी कपड़ों के। और ये चीज़ें इतनी आकर्षक होती हैं कि इन चीज़ों को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी देशों में, है ना। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपुल। दे नेवर सिट आइडल। ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जापानी लोगों को हमेशा हम लोग किस नज़र से देखते हैं। हम लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि वो चतुर हैं, चालाक हैं, तेज हैं और मेहनती आदमी होते हैं। वो कभी भी खाली नहीं बैठते। दे नेवर सिट आइडल। वो कभी भी आलस तो है ही नहीं जापानी लोगों में। आप सोच करके देखो ना कि ये जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय में भी अमेरिका की लड़ाई या उस तरफ के देशों की लड़ाई किससे हो रही थी? जापान से हो रही थी, क्योंकि जापान उस समय एक इकोनॉमिक पावर बना हुआ था। जापान में साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप्ड था। और ये तो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, जिसकी वजह से जापान कुछ सालों के लिए वहाँ की तरक्की रुक गई, वहाँ के लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, वापस अपनी पुरानी स्थिति में आने में उन्हें थोड़ा सा टाइम भी लगा होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वे लोग आलसी नहीं हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपुल। वो बड़े तेज होते हैं, चालाक होते हैं और मेहनती आदमी होते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पैट्रियोटिज्म। और ये तो होनी ही चाहिए, हम सब लोगों को भी पैट्रियोट होना चाहिए। पैट्रियोटिज्म का मतलब है देशभक्ति। हमें भी अपने देश से प्यार करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। जापानी लोगों में अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अपने देश के लिए मरने को भी तैयार होते हैं।
एक इसमें जो हम लोगों ने बात पढ़ी ना कि जो बड़े हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, इसके पीछे एक और भी चीज़ मैंने सुना है कि अगर जापान में कभी स्ट्राइक करना होता है, अगर उन्हें हड़ताल पर जाना होता है तो वो क्या करते हैं, आप बच्चों को पता है क्या? वो अपना काम धंधा छोड़ते नहीं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते। अगर उन्हें हड़ताल करना हो, स्ट्राइक करना हो, वो क्या करते हैं कि वो उस दिन ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और इससे क्या होता है कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चीज़ों की कीमत सस्ती हो जाएगी। तो इस तरीके से उस कंपनी, उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट को मजबूर होना होता है कि वो अपने वर्कर्स की बात को सुने। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। सो हेयर नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ग्लॉसरी टर्म्स, जो शब्द इसमें नए हैं और इस चैप्टर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है नेचुरल ब्यूटी। आप लोगों को ये फ़र्क जानना चाहिए कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या अंतर होता है। लैंडस्केप हमेशा वाइड होता है। स्नो क्लैड माउंटेन मतलब ऐसे पर्वत जो बर्फ से ढके होते हैं, कवर्ड विथ स्नो। इंचैंट का मतलब है कैप्टिवेटिंग ब्यूटी, इतना सुंदर लगना कि आकर्षित करना, बांध करके रख लेना। स्ट्रीम्स स्मॉल रिवर्स। फॉन्ड ऑफ दैट इज लाइकिंग। कस्टम्स तो ये तो रीति रिवाज। पोलाइट होना तो इसका मतलब है हैविंग गुड मैनर, जेंटिल होना, है ना। रूडली इम्पोलाइटली। आईडीएली तो इसका मतलब ये है लेजी होना। जापान में कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता, आलसी नहीं बैठता, वहाँ लोग बेकार नहीं होते, बड़े मेहनती होते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज सिंटोइज्म। ये नाउन है, एक धर्म का नाम है, एक्चुअली में बुद्ध धर्म का ही एक वेरिएंट है। सो सिंटोइज्म इज जापानीज रिलीजन विद द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स एंड नेचर स्पिरिट्स। जापानी धर्म जिसमें लोग पूर्वजों तथा प्रकृति की सुंदरता की पूजा करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड किया। आगे हम लोग फिर से इसके फॉलोअप चैप्टर में भी मिलेंगे, फॉलोअप लेक्चर सेशन में भी मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हेल्प करूंगा मैं आपकी, और मैं ग्रामेटिकल चीज़ें, ट्रांसलेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो बच्चों आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इट्स न्यू एज कोचिंग। न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे चल करके इस पर आपको काफ़ी सारे बड़े हेल्पफुल लेक्चर मिलने वाले हैं, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।